सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और टॉपिक शुरू कर रखा था पशुओं का प्रबंधन। तो देखिए मित्रों, आज की क्लास में अपने बात करेंगे आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण व सींग रोधन की प्रमुख विधियाँ। तो मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपसे कौन सा पूछा जाएगा, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सींग रोधन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार का वर्गीकरण है, एक रोमंथी, दूसरा एरोमंथी और तीसरा आभासी रोमंथी पशु। तो पशुओं का आमाशय के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 3 भागों में, रोमंथी पशु, एरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु। ये मित्रों जो रोमंथी पशु होते हैं इनमें आमाशय है वो 4 प्रकार का होता है, और ये पशु क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जबकि जो एरोमंथी पशु ये जुगाली नहीं करते। क्या नहीं करते? जुगाली नहीं करते। जबकि जो आभासी रोमंथी पशु है, ये ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं। तो देखिए, एक तो रोमंथी पशु ये भी जुगाली करते हैं और आभासी रोमंथी पशु ये भी जुगाली करते हैं, लेकिन इनमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ये जो रोमंथी पशु है इनमें आमाशय 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है, अबोमेजम होता है और ओमेजन होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो आभासी रोमंथी पशु है इनमें ओमेजन नहीं पाया जाता। ओमेजन जो आमाशय का भाग है वो नहीं पाया जाता। यह थोड़ा सा इनमें क्या था? अंतर था। अब अपने शुरुआत करते हैं रोमंथी पशुओं की मुख्य विशेषता। तो इनमें ये क्या करते हैं? जुगाली करती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पशु रोमंथी है? तो ध्यान रखना, एक गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ, ये सभी के सभी कैसे पशु है? रोमंथी पशु है। मुख्य रूप से 4 पूछे जाएंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कैसे पशु है? रोमंथी पशु है। अब देखिए, ये 4 भाग है। तो प्रथम आता रुमेन। रुमेन ये पशु के बाईं ओर होता है। किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा भाग है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा? रुमेन है। और ये कितने प्रतिशत है? 80% है। अब बड़ा है तो इसका कार्य क्या रहेगा? तो इसका कार्य भोजन का भंडारण। भोजन का भंडारण का कार्य करता है कौन सा भाग? रुमेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पशुओं में भोजन का भंडारण का कार्य करने वाला आमाशय तो वो कौन सा भाग आता है? रुमेन आता है। नेक्स्ट आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम देखिए सबसे छोटा भाग है। क्या है? सबसे छोटा भाग है। तो पशुओं में आमाशय के आधार पर सबसे छोटा भाग है वो कौन सा है? रेटिकुलम है। और बड़ा कौन सा? रुमेन है। तो रेटिकुलम में यह केवल 5% भाग में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अतिरिक्त भंडारण का कार्य करता है। अतिरिक्त भंडारण का क्या करता है? कार्य करता है। इसकी आकृति है वो कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जो ये रेटिकुलम भाग है इसकी आकृति कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इसलिए इसे हनी कोम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हनी कोम्ब। हनी कोम्ब कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखना। और इसका मुख्य दूसरा कार्य है वो क्या रहेगा? यह नुकीली कील कांच व अखाद्य वस्तुओं को पेट में जाने से रोकती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं का आमाशय का कौन सा भाग है जो नुकीली कील, कांच व अखाद्य वस्तुओं को पेट में आगे जाने से रोकने का कार्य करता? तो वो कौन सा भाग आता है? रेटिकुलम। नेक्स्ट है ओमेजन। ओमेजन है, ये ध्यान रखना, भोजन में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन में अतिरिक्त पानी को अवशोषण करने का कार्य करता है तो वो कौन सा है? ओमेजन। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अबोमेजम। कौन सा?
अबोमेजम। अबोमेजम है, इसे सत्य व वास्तविक अमाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पशुओं का सत्य व वास्तविक अमाशय होता है, तो वो कौन सा होता है? अबोमेजम। और इसका मुख्य जो कार्य है, यह भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन का इसका क्या है? मुख्य कार्य है। और इसके बाद में ध्यान रखना, ये जो पाचन करने के बाद जो पाचक एंजाइम व रसों को स्त्रावित करता है, मतलब बाहर निकालता है, पेट से क्या करता है? बाहर निकालता है, तो इसे क्या कहते हैं? अबोमेजम या सत्य या वास्तविक आमाशय। ये दोनों ही ध्यान रखना कितने प्रतिशत भाग में है, तो ये दोनों ही कितने प्रतिशत? 15% भाग में है। इन दोनों का कितना है? 15%। 7-8 7-8, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो हमारे पास में है एरोमंती पशु। ये अपने बात कर चुके हैं, जुगाली नहीं करते। यह पशु जुगाली नहीं करते। जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, सूअर है, हाथी है और बंदर है। तो एरोमंती पशुओं के उदाहरण पूछे तो ध्यान रखना, एक घोड़ा आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली है, सूअर है, खरगोश है, हाथी है, बंदर है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इनमें अमाशय में कोई विभाजन नहीं होता। अमाशय है वो केवल एक प्रकार का होता है, किसी पार्ट में विभाजित नहीं है। नेक्स्ट ध्यान रखना, आभासी रोमंती पशु। यह पशु जुगाली करते हैं, लेकिन अमाशय है वो कितने भाग में विभाजित है? अमाशय 3 भाग में होती है। कितने भाग में? 3 भाग। देखिए 3 भाग में, तो इसमें ध्यान रखना ओमेजन भाग यह नहीं पाया जाता। ओमेजन भाग यह नहीं होता, केवल 3 भाग होते हैं। रूमेन आता है, रेटिकुलम होता है और अबोमेजम होता है। कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? आभासी रोमंती पशुओं में तो ओमेजन नहीं पाया जाता। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊंट। अमाशय के आधार पर ऊंट किस प्रकार का है? तो ध्यान रखना, आभासी रोमंती पशु है। या आपसे पूछा जा सकता है आभासी रोमंती पशु का उदाहरण है, तो वो कौन सा रहेगा? ऊंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंट पूछेगा। और दूसरा था लामा। नेक्स्ट अपने बात करें मित्रों, पशुओं में सींग रोधन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्रथम विधि है रासायनिक विधि। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशुओं में सींग रोधन की प्रथम विधि रासायनिक विधि है, जिसमें अपने बात करें सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि व वैज्ञानिक विधि है। तो यही बात है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आपसे पूछेगा कि पशुओं में सींग रोधन की सबसे उपयुक्त व वैज्ञानिक विधि है, तो वो कौन सी? रासायनिक विधि। इसमें रसायन की बात करें NaOH व KOH, मतलब कास्टिक पोटास रसायन की छड़ प्रयुक्त की जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, NaOH व KNOH, NaOH KOH, कास्टिक पोटास रसायन की इसमें क्या प्रयोग में ली जाती है? छड़। यह सींग कलिका पर रगड़ी जाती है इस छड़ को। और इसके लिए उपयुक्त उम्र है, आयु है वो 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह ये इसके लिए उपयुक्त क्या रहेगी? आयु रहेगी। नंबर 2 है गर्म छड़ द्वारा। गर्म छड़ द्वारा यह सुरक्षित विधि नहीं है। इससे पशुओं के जो सींग कलिका है वहाँ पर कीड़े पड़ने का क्या रहता है? खतरा रहता है। तो यह एक सुरक्षित विधि नहीं है। इसके बाद में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। तो डीहॉर्नर ये क्या है? यंत्र है। तो ये यंत्र भी ध्यान रखना, डीहॉर्नर। तो इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर यंत्र, यह ध्यान रखना 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 10 सेकंड तक सींग कोशिकाएं रगड़ने से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सींग कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो डीहॉर्नर यंत्र है, इसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गर्म करते हैं। उसके बाद में सींग कोशिका है वहाँ पर 10 सेकंड तक उस पर रगड़ते हैं, जिससे सींग कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह ध्यान रखना, यह भारत में कम प्रचलित है, नाम मात्र ये ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है विधि कौन सी? आर्य विधि।
बड़ी उम्र के पशुओं में सींग रोधन हेतु प्रचलित विधि है, तो वो कौन सी है? आर्य विधि। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़ी उम्र के पशुओं में सींग रोधन की प्रचलित विधि, तो वो कौन सी है? आर्य विधि है। सींग बड़े होंगे, पशु बड़े होंगे, तो सींग बड़े होंगे तो उनको आरी से आसानी से अपने क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी आती है? इलासेट्रेटर। इलासेट्रेटर या इसे कहते हैं रबड़ बैंड। रबड़ बैंड, तो यह ध्यान रखना 10 सेमी तक लंबे व छोटे सींग वाले पशुओं में उपयुक्त विधि है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 सेमी लंबे सींग या फिर छोटे सींग वाले पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त विधि है, तो वो कौन सी है? रबड़ बैंड या फिर इसे कहते हैं इलास्ट्रेटर। और छोटे पशु की अगर हम बात करें सींग वाले, तो जैसे अपने भेड़ है और बकरी है, इनके लिए ये क्या है? उपयुक्त विधि। इनके सींग क्या होते हैं? इनके छोटे होते हैं, तो इनमें उपयुक्त विधि है सींग रोधन की, वो कौन सी है? रबड़ बैंड या फिर इलास्ट्रेटर विधि। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।